हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी की। अब इस विषय पर हमें चर्चा क्यों करनी है, तो देखिए उसके पीछे का रीजन है हमारी एक खास न्यूज जिसका कहना है इंडिया एक्टिवेट्स टेरिटोरियल आर्मी, व्हाट्स दिस पार्ट टाइम फोर्स दैट धोनी अनुराग ठाकुर आर पार्ट ऑफ। तो देखिए फिलहाल ये पता चल रहा है कि भाई हमारे जो सरकार है उसने ये आदेश दिए हैं कि भाई टेरिटोरियल आर्मी को फिलहाल एक्टिवेट अब कर दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ है, तो दरअसल हमारी जो केंद्र सरकार है उसने हमारे रक्षा प्रमुख को बोल दिया है कि टेरिटोरियल आर्मी के आपके पास जितने भी कर्मी हैं अब उन सभी को भी बुला लीजिए। तो इस प्रकार का एक आदेश दिया गया है और उससे जुड़ी सभी चीज़ों को हमें समझना। हालांकि खास बात यहाँ पर यह है कि हमारे कुछ खास लोग यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे इंडिया टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं, वर्ल्ड कप जीता था हम लोगों ने इनकी कप्तानी में, तो वो भी इसी टेरिटोरियल आर्मी का ही पार्ट है। और साथ साथ हमारे केंद्र में हमारे जो एक सांसद हैं, राज्य मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर, तो वो भी इसी का ही हिस्सा बने हुए हैं। तो जरूरी है चीज़ों को हम लोग जाने समझे अच्छे से। तो क्लास में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों प्रादेशिक सेना के लिए आदेश, प्रादेशिक सेना का इतिहास, प्रादेशिक सेना का योगदान, प्रादेशिक सेना में शामिल व्यक्ति, आदेश का प्रभाव, ये सब कुछ हम लोग को समझना जानना होगा। सब कुछ जानेंगे। पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद दरअसल स्टडी IQ आप लोगों के लिए 15 मई से एक बैच शुरू कर रहा है और ये बैच है P2I बैच, यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आपके तीनों ही चरणों की इसमें तैयारी कराई जाएंगी। आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी आप लोग को मिलेगी और प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जो मंथली टॉप परफॉर्मर रहेगा उसको 11,000 का प्राइस भी दिया जाएगा। तो ये जो बैच है ये उन लोगों के लिए खास है जो 2026 या 27 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो उनकी तैयारी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो आपको ये कोर्स अगर लेना है तो आप लोग बिल्कुल इस कोर्स को ले सकते हैं, वो भी बेस्ट डिस्काउंट पर। और आपको एक कोड यूज़ करना है KL Live, आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो ये बैच आप लोग को बेस्ट डिस्काउंट पर मिल जाएगा 31,999 रुपये पे। इसके अलावा एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि आपको ये फीस पूरी वापस मिल सकती है अगर आप लोग बैच में एनरोल रहते हैं और प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, तो आपको पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। आपके मेंस और इंटरव्यू की तैयारी को भी आगे उसके बाद बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से एनरोल कर लीजिए खुद को क्योंकि 15 मई से ही हो रहा है बैच शुरू। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हमारी बाकी और चीज़ों को। तो देखिए दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े तनाव में केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के सदस्यों को बुलाने के लिए अधिकृत किया है, यानी कि बोल दिया गया है भाई अब हमारे फिलहाल सेना प्रमुख को कि आप प्रादेशिक सेना के जो कर्मी हैं, जो उसके सदस्य हैं, उनको भी आप बुला लीजिए। ये जो फिलहाल आदेश दिया गया है ये आदेश 3 वर्षों के लिए प्रभावी है, यानी कि ये जो आदेश है इसकी वैधता 10 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2028 तक है। तो जो आदेश दिया गया वो पूरा 3 सालों के लिए आदेश दिया गया। अब 3 सालों के लिए आदेश दिया गया यानी कि भाई अब सेना प्रमुख कार्य भी करेंगे और बुलाया भी जाएगा यो भी लोग प्रादेशिक सेना के अंदर शामिल है। चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जरूरी है कि हम लोग प्रादेशिक सेना को समझें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो प्रादेशिक सेना ये हमारी मुख्य आर्मी से अलग है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर एक बड़ी भूमिका अब तक इसने निभाई है। तो आइए आगे बढ़ते हुए इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को, बातों को जानते समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रादेशिक सेना दरअसल है क्या। तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है टेरिटोरियल आर्मी, और ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ये अंशकालीन स्वयंसेवकों का एक सहायक सैन्य संगठन है। कैसे हैं ये? अंशकालीन स्वयंसेवक हैं। ठीक है, यानी कि फुल टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब आपको हर टाइम ऑन ड्यूटी रहना, हर टाइम आप एक्टिवेट रहेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब आपको बुलाया जा सकता है। तो ये अंशकालीन स्वयंसेवकों का एक सहायक सैन्य संगठन है जो भारतीय सेना को सहायता सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये देश की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है? हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति है। पहली रक्षा पंक्ति तो हम लोग को पता ही है कि हमारी सेना है, वो तो मुख्य है ही हमारे लिए सभी मामलों में, लेकिन ये हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में जानी जाती है। यह गैर लड़ाकू कर्तव्यों को संभालने के अंदर भूमिका निभाते हैं, आपात स्थितियों में सहायता करने में कार्य करते हैं और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के द्वारा भारतीय सेना का समर्थन भी करते हैं। ये सारे के सारे इनके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, यानी कि जब कभी भी इनकी नियुक्ति होगी तो उस दौरान इनको इसी प्रकार का कार्य ही संभालना होता है। हालांकि जब आप लोग जाएंगे टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट पे, वहां पर लिखा हुआ है कि इस आर्मी की यानी कि जो प्रादेशिक सेना है इसकी मुख्य भूमिका है नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना। तो ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि युद्ध के समय, लड़ाई के समय ही भूमिका होती है। अगर हमारी नियमित सेना के जो स्थैतिक कर्तव्य वहां से मुक्त कराने में, यानी कि जो नियमित कार्य हमारी करती है सेना, तो उससे हम लोग मुक्त करा सकते हैं। स्थैतिक कर्तव्य जो है वहाँ पे हम लोग चीज़ों को बदलवा सकते हैं अपनी इस प्रादेशिक सेना के माध्यम से। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पे भी आपदा आ रही है, अब आपदा कैसे हो सकती है? भूकंप से आपको हो सकता है कि परेशान हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि सुनामी भी आती है, भूस्खलन वगैरह भी आता है, तो उस जगह पर भी प्रादेशिक सेना जो होती है हमारी ये एक्टिव पाई जाती है और वहाँ पर भी ये भूमिका निभाती है।
इसके अलावा ऐसी स्थितियों में आवश्यक सेवाओं का रखरखाव करना है जहां समुदायों का जीवन प्रभावित होता। तो कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है जिससे समुदायों का जीवन आपको लग रहा है कि प्रभावित हो रहा है, वहां पर आवश्यक सेवाओं का रखरखाव की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले लेते हैं और चीज़ों को मेंटेन करते हैं। देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो आवश्यकता पड़ने पर ये सेना के लिए इकाइयां भी प्रदान करते हैं, ये भी इनके पास में एक हिस्सा होता है। तो ये सारे के सारे मुख्य कर्तव्य हैं हमारी टेरिटोरियल आर्मी के, यानी कि पता चल रहा है कि देश भर में ये क्या क्या जिम्मेदारियां निभाती हैं। अब इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि गठन को हम समझें, यानी कि ये हमारे देश के अंदर अस्तित्व में कैसे आए, क्या कहता है इसका इतिहास। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, यानी कि ये उससे लिंक्ड है। और जब एक स्वयंसेवी बल का गठन किया गया था, तो हम देखते हैं कि जिस समय 1857 में भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम उसको हम लोग कहते हैं, 1857 की क्रांति भी उसको हम लोग कहते हैं। तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय स्वयंसेवी बल का गठन किया गया था। तो माना जाता है कि ये जो स्वयंसेवी बल का गठन 1857 की क्रांति के समय किया गया था, ये सारा मामला हमारी प्रादेशिक सेना का इससे जुड़ा हुआ है। भारत में सेना के कमांडर इन चीफ ब्रिटेन के सर चार्ल्स मोनरो ने 27 अगस्त 1920 को एक कानून बनाया था इस मामले के लिए, ठीक है। यानी कि 27 अगस्त 1920 को उन्होंने क्या किया था कि विधान परिषद के अंदर इन्होंने भारतीय प्रादेशिक सेना के गठन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसे इन्होंने पास भी करवा लिया था बहुत अच्छे से। तो कानून बनाने में मुख्य भूमिका जो थी वो किसकी रही है, सर चार्ल्स मोनरो की रही है, और 27 अगस्त 1920 को उन्होंने काम किया था। हालांकि पहले ये स्वयंसेवी बल था, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की, उस समय स्वयंसेवी बल हुआ करता था। लेकिन अब पता चल रहा है कि चार्ल्स मोनरो ने क्या किया था, ये हमारी सेना के कमांडर इन चीफ थे और इन्होंने भारतीय प्रादेशिक सेना इसको नाम दिया, और भारतीय प्रादेशिक सेना नाम दे करके एक प्रॉपरली सारा काम कानून से इन्होंने आगे बढ़ाया। तो कानून के अकॉर्डिंग इन्होंने सारा का सारा काम किया। इसके साथ ही प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को पूरी करना, ठीक है, पूरी करने की जो मांग थी, इसको इन्होंने मुख्य आधार बताया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारी जो सेना है उसके अंदर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी रहती है, तो उसको हम लोग इस विकल्प के आधार पर पूरा कर सकते हैं, यानी कि हम लोग भारतीय प्रादेशिक सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्य सेना के अंदर जो कमी है उसमें हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उस कमी को भरने में हमारी ये भूमिका निभा सकती है। और नियमित सेना की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में एक प्रादेशिक बल का इसी वजह से गठन किया गया। तो यानी कि मुख्य इन्होंने कारण बताया, कारण बता कर उन्होंने कह दिया कि ठीक है, दूसरी पंक्ति की हम लोग एक और विंग बना सकते हैं, और दूसरी पंक्ति की जो बल तैयार कर रहे हैं, इस बल के आधार पर हम लोग काफ़ी चीज़ें संभाल सकते हैं। ये सारी चीजें सर चार्ल्स मोनरो ने क्लियर की। उसके बाद हम देखते हैं कानून के तहत भारतीय प्रादेशिक सेना चल रही थी। हालांकि बात करें स्वतंत्रता के बाद क्या रहा, स्वतंत्रता के बाद चीजें कैसे बदली, तो देखिए 18 अगस्त 1948 को अधिनियम प्रादेशिक सेना अधिनियम ने प्रादेशिक सेना की संरचना को औपचारिक रूप दिया। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भी सारा काम जो है वो कैसा चल रहा है, वो सारा का सारा काम कानून के तहत चल रहा है। ये वैधानिक काम है, विधि विधान से पूरी तरह से हम लोगों ने किया हुआ है। तो 18 अगस्त 1948 को बनाया गया इसके लिए प्रादेशिक सेना अधिनियम। प्रादेशिक सेना अधिनियम के अंदर बात हो रखी है प्रादेशिक सेना के गठन की, उसकी जिम्मेदारियों की और बाकी बातों की भी, ठीक है। और इसका आधिकारिक जो उद्घाटन है, यानी कि शुभारंभ किया गया था प्रादेशिक सेना का स्वतंत्रता के बाद, वो होता है 9 अक्टूबर 1948 को, और ये जिम्मेदारी निभाते हैं हमारे गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल रहते हैं स्वतंत्रता के बाद सी राजगोपालाचारी साहब। तो इनके द्वारा ही इस कार्यक्रम को, इस बल को शुरू किया जाता है। और सभी चीज़ें हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से, यानी कि 1948 से आज तक यथावत है, व्यवस्था में चल रही है, और ये लोग आवश्यकता पड़ने पर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं हमारे देश के मामले, ठीक है। ये हमें यहाँ पर भी पता चलता है कि जो हमारी प्रादेशिक सेना है, इसकी आज एक बड़ी भूमिका बनी हुई है हमारे देश के अंदर। वर्तमान में प्रादेशिक सेना में लगभग 50,000 कर्मी हैं, यानी कि इतनी बड़ी उन्होंने अपना खुद का स्टाफ रखा है, इतने अधिक कर्मी इनके पास में। और इसके अलावा इन्हें 65 विभागीय इकाइयों और गैर विभागीय पैदल सेना और इंजीनियर बटालियन शामिल है इसके अंदर, ठीक है। तो 50,000 कर्मी तो हैं, लेकिन इसमें पता ये भी चल रहा है कि कर्मियों के साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो 65 यानी कि 65 विभागीय इकाइयों की भी हैं, जिसके अंदर रेलवे, IOC, ONGC और गैर विभागीय पैदल सेना और इंजीनियरिंग बटालियन इसके अंदर शामिल हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पता चल रही है। इसके अलावा बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो हमारा प्रादेशिक सेना है, इस प्रादेशिक सेना के मामले में पारिस्थितिकीय कार्य बल भी एक बना हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी है कि भाई वनारोपण और स्वच्छ गंगा मिशन जैसे पर्यावरणीय परियोजनाओं पर काम किया जाए। तो ये यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि कभी कुछ पर्यावरणीय दिक्कत आती है तो वहाँ पर भी ये लोग भूमिका निभाने पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति इन्होंने आज के समय में अपने देश के अंदर बना रखी है। हालांकि योग्यताएं क्या होती हैं, बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी को प्रादेशिक सेना में जाना हो तो कैसे जा सकता है। जैसे कि कुछ नाम आपको खास पता चल गया कि जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है इसके अंदर, ठीक है। हमारे केंद्र में सांसद हैं फिलहाल, जो मतलब हमारे जो सांसद हैं वो सांसद की स्थिति ये है कि अनुराग ठाकुर भी इसके अंदर ही शामिल है। तो जाते कैसे, इसको इसमें शामिल कैसे होते हैं, क्या क्या योग्यताएं रहती है। तो देखिए प्रादेशिक सेवा जो आपको पता है कि हाँ दूसरी जो है ये दूसरे स्तर का मामला माना जाता है इसको, कि ठीक है दूसरे स्तर का बल है ये अपने आप में। अब ये दूसरे स्तर का बल है, उसकी स्थिति क्या बनी हुई है यहाँ पर कि ये प्रादेशिक सेना में अधिकारी बनने के लिए व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। यानी कि किसी को जाना है तो
भारतीय नागरिकता जरूरी है। उम्र जो होती है वो 18 से 42 वर्ष होती है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए तथा लाभकारी रोजगार में आप होने चाहिए, तब जाकर के ही आपको इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि इसको बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो लोग सेना के अंदर भर्ती नहीं हो पाते और सेना में भर्ती होकर के हमारी देश की सेवा नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक प्रकार से ये ऑप्शन बी की भूमिका निभाता है, दूसरा विकल्प होता है और आपको ये फिर भी देश की सेवा के लिए आपको एक वर्दी के रूप में भूमिका निभाने के लिए ये प्रोत्साहित करता है, आपको पूरा विकल्प देता है। ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है, अब ये समझे कि अब तक इन्होंने देश में क्या योगदान दिया। तो देश में अब तक का भी इनका योगदान बहुत ज़्यादा खास रहा है। हालांकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि अतीत में प्रादेशिक सेना की इकाइयां भारत के पिछले अभियानों में शामिल रही है। 1962 का जिस समय चीन युद्ध हुआ था हम लोग के साथ में, तो भारत चीन युद्ध में 1962 वाले में इनकी बड़ी भूमिका रही है। प्रादेशिक सेना काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट थे उस समय। इसके अलावा एक्टिवेट मतलब एक्टिव थे उस समय। ठीक है, 1971 का जो भारत बांग्लादेश युद्ध था उस समय भी पता चलता है कि हाँ, प्रादेशिक सेना ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन बात केवल युद्धों तक ही सीमित नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी समस्याएं आएंगी, पर्यावरणीय परेशानियां आएंगी या ऐसा कोई भी स्थिति बनेगी देश के अंदर जहां पर समुदाय प्रभावित होंगे, तो वहां पर ये एक्टिव दिखेंगे और जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तो 1993 में अंदर जब महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मची थी, बहुत नुकसान हुआ था, वहां पर इन्होंने भूमिका निभाई है। 2001 में जब गुजरात के भुज में भूकंप और 2013 में उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, तो वहां पर भी ये लोग मौजूद थे। इन्होंने वहां पर भी सभी राहत कार्य किए हैं और लोगों के बचाव के लिए ये तत्पर रहे हैं दिन रात। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी के पास वीरता और सेवा का एक विशिष्ट रिकॉर्ड भी अपना खुद का है, जिसमें कर्मियों के पास में 1 कीर्ति चक्र है, 5 अति विशिष्ट सेवा पदक है, 5 वीर चक्र हैं, 5 शौर्य चक्र हैं, 1 युद्ध सेवा पदक है, 74 सेना पदक हैं, 28 विशिष्ट सेवा पदक हैं, 17 मेंशन इन डिस्पैच और 266 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी इनके पास में। ये सारी की सारी इनकी उपलब्धियां, यानी कि इन्होंने देश के अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई है अलग अलग युद्धों के समय भी, और जब जब हमारे पास में प्राकृतिक आपदा की स्थिति रही है वहाँ भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। और जिस प्रकार का इनका रिकॉर्ड रहा है, ये पदक प्राप्त करने का, ये पुरस्कार प्राप्त करने का, ये भी अपने आप में उल्लेखनीय है और बहुत ज़्यादा खास है। मतलब क्या क्या नहीं है इनके पास में, सब कुछ तो इनके पास में पहुंचा हुआ है ना। कीर्ति चक्र भी है, अति विशिष्ट सेवा पदक भी है, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, मेंशन इन डिस्पैच, ठीक है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ये सब कुछ इन लोगों के पास में। तो यानी कि इनके कार्य बहुत अधिक सराहनीय है, बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है और अब तक ये इसी प्रकार से लगातार सदैव तत्पर है देश के लिए। और अभी फिलहाल जैसा कि आदेश दिया गया है कि टेरिटोरियल आर्मी को फिर एक्टिवेट किया जाए, तो बिल्कुल सभी लोग फिर दोबारा वर्दी में तैनात हमें दिखेंगे देश की सेवा करते हुए। वैसे ये वास्तविकता है और ये जीवन की सच्चाई भी, इसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि हमारा जीवन केवल आर्मी की वजह से, केवल हमारी सेना, हमारे बलों की वजह से ही सुरक्षित है। अगर ये सशस्त्र बल नहीं होते तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ भी नहीं रहे होते, तो हम सभी चीज़ें नहीं कर पाते और ना कहीं ना कहीं चीज़ चल रही होती, कोई भी हमें मार के चला जाता। तो हमारा जीवन सुरक्षित है वो इन्हीं बलों की वजह से ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जय हिंद के साथ हम लोग जय हिंद की सेना भी करें हमेशा, क्योंकि इसी वजह से हिंद की जय हो ही रही है। ठीक है, बातें सभी क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि वो कौन कौन से खास लोग हैं जिन्होंने प्रादेशिक सेना को ज्वाइन किया हुआ है। कभी कभी मन में आता है ना कि हम लोग देखते हैं कि हाँ महेंद्र सिंह धोनी है, तो मन में प्रश्न आता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर हैं तो वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। एक्टिव नहीं रहते हैं, जनरली बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो मन में आता है कि उन्होंने कौन सी विंग ज्वाइन की हुई है या वो किस वाले बल से जुड़े हुए हैं, ये तरह के प्रश्न आते हैं। तो अब महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा खास लगाव भी है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया है। कौन कौन से हैं वो लोग, आइए जरा एक बार उस मामले में नजर डालते हैं। तो देखिए, बीते कुछ साल ऐसे रहे हैं जहां राजनेता, खिलाड़ी और मशहूर हस्तियां प्रादेशिक सेना से जुड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी खास व्यक्ति, 2011 में टेरिटोरियल आर्मी के अंदर मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक इन्हें दी गई थी और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ें भी पूरी की थी और ये समय समय पर हमें वर्दी में दिखने को मिलते भी रहते हैं। इसके अलावा दूसरी खास बात है यहाँ पर कपिल देव, यानी कि हमारे ये भी कप्तान ही रहे हैं क्रिकेट में, तो इनको भी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिली हुई है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं और पहले एथलीट माने जाते हैं कि जिन्हें इस प्रकार से मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। मोहनलाल एक अभिनेता हैं और ये मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार हैं। हालांकि इन्होंने अपनी फिल्मों के दौरान देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्में की थी, जिस वजह से इनका लगाव इस तरफ था और ये चाहते थे कि प्रादेशिक सेना में इनको भाई स्थान मिले, तो इसी वजह से इन्हें 2009 में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दे दी गई थी। और सचिन पायलट, ये भी पॉलिटिशियंस हैं, तो 2012 में इनको लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल किया गया था और पहले केंद्रीय मंत्री थे जो इस प्रकार से इसमें शामिल हुए थे। और अनुराग ठाकुर 2016 में लेफ्टिनेंट की रैंक प्राप्त करने वाले ये भी एक खास पॉलिटिशियन रहे हैं। तो हमारे देश के वो खास लोग हैं जो इस प्रकार से इसमें शामिल हुए। अब ये समझिए कि किस
प्रकार से प्रभावित होगी हमारी टेरिटोरियल आर्मी इस आदेश के बाद, यानी कि जो आदेश सरकार ने दिया है अब हमारी सेना प्रमुख को कि भाई टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट कर दिया जाए, तो अब इससे क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना को संगठित करने और विस्तारित अधिकार प्रदान कर दिए हैं। ठीक है, कह दिया कि भाई ठीक है आप संगठित कर लीजिए, और इनको बोल दिया गया कि सभी चीज़ें आपको करनी नहीं है अब अपने हिसाब से, तो पूरी छूट दे दी गई, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी फिर दोबारा एक्टिवेट होगी अब। तो अब चीज़ें कैसी है, तो देखिए प्रादेशिक सेना नियम 1948 के नियम 33 के अनुसार ये कहा गया है कि सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और नामांकित कर्मियों को आवश्यकता अनुसार गार्ड ड्यूटी के लिए या नियमित सशस्त्र बलों का समर्थन और पूरक करने के लिए पूर्ण अवतार के लिए बुलाने का अधिकार दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल जो पूरा का पूरा आदेश है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्रादेशिक सेना नियम 1948 से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर नियम 33 है जिसमें ये सारी की सारी बातें शामिल है कि सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और नामांकित कर्मियों को आवश्यकता अनुसार गार्ड ड्यूटी के लिए या नियमित सशस्त्र बलों का समर्थन और पूरक करने के लिए पूर्ण अवतार के लिए बुलाने की अधिकार दिया, यानी कि पूरे अवतार में आइए, आपको आना नहीं है टेम्पररी, आप फिलहाल पूरी तरह से तैयार होकर के आइएगा क्योंकि किसी भी तरह से आपकी जरूरत पड़ सकती है, ये इस आदेश के अंदर कहा गया है। केंद्र के आदेश ने प्रादेशिक सेना की मौजूदा 32 इन्फेंट्री बटालियनों में से 14 को भारतीय सेना के सभी प्रमुख कमांडों में तैनाती के लिए मंजूरी दी है। तो 32 इन्फेंट्री बटालियनों में से 14 को कह दिया है कि भारतीय सेना के प्रमुख कमांडों में तैनाती इनकी की जानी है, और कहाँ कहाँ हो रही है, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी पश्चिमी, अंडमान और निकोबार और सेना प्रशिक्षण कमान, ये सब कुछ इसमें शामिल है जहां जहां पर इनकी नियुक्ति की जानी है। हालांकि फिलहाल जो है वो लामबंदी अपने आप में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बजटीय प्रावधानों के अधीन भी आती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रादेशिक सेना का इस्तेमाल हमारा रक्षा मंत्रालय करता है तो इस दौरान कोई भी मामला अलग से नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कि कोई अलग से मंत्रालय अगर प्रादेशिक सेना की मांग करता है तो इस दौरान प्रादेशिक सेना के लिए जो खर्च होता है वो सारा खर्च वो मंत्रालय अपने फंड से देता है, ना कि रक्षा मंत्रालय उन सभी की जिम्मेदारियां संभालता है। तो अगर मंत्रालय दूसरे इन चीज़ों को संभालेंगे तो फिर मामला बदल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की चीज़ें हैं, रक्षा का ही पूरा मामला, तो फिर उस दौरान रक्षा मंत्रालय ही सब कुछ इनका मामला देखता है, सब चीज़ें संभालता है। ठीक है, बात क्लियर है सारी। तो ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रादेशिक सेना की आप लोग को पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रादेशिक सेना के मामले में बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी बने हैं, आगे भी बन सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो ताकि आप चीज़ों को अच्छा कर सकें, अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। हालांकि फिलहाल आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि प्रादेशिक सेना के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष कानून बनाया गया था, 1948, 1950, 1952 या 57। तो प्रश्न का आंसर आप लोग को करना है मुझे कमेंट, तो मैं देखूंगा कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी के अलावा हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस भी करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी उन सभी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए दीजिए मुझे विदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।